मिस्टेक्स, गलतियाँ कौन नहीं करता? मैंने भी बहुत की हैं और मैं करता भी रहूँगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं चाहूँगा कि ये मिस्टेक्स कम हों। और आज हम देखते हैं कि मैंने कौन से बड़े ब्लंडर्स और मिस्टेक्स किए थे अपने अर्ली इन्वेस्टमेंट लाइफ में। ऐसा नहीं कि मैंने मिस्टेक्स सारी रिमूव कर दी। आज भी मैं मिस्टेक्स करता हूँ, आज भी मैं गलतियाँ करता हूँ, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो हम जब अपना इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं तो हमें लगता है कि हम तो आराम से कमा लेंगे। पिछले 1 साल में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को भी ऐसा लगा होगा। तो मैंने जब मार्केट में एंटर किया था, तो वो डिमोनेटाइजेशन के बाद का पीरियड था और मार्केट बहुत बूम में था। तो मैं कुछ भी खरीदे जा रहा था, जो मुझे ट्विटर में दिख रहा था या गूगल में दिख रहा था या मल्टी बैगर्स वर्ड्स जिसके सामने अटैच थे, मैं उन्हें खरीद रहा था। लेकिन मुझे उनके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था। एनुअल रिपोर्ट वो तो मैंने कभी देखी नहीं। एनुअल रिपोर्ट में थोड़ा सा कर्जरी ग्लांस देखता था, क्या बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन उतने से आपको उसकी स्टोरी नहीं पता चलती। एक स्टॉक की स्टोरी होती है कि वो कैसे आपको ग्रोथ देगा। कभी भी कोई एक कंपनी अपनी जगह पर नहीं खड़ी रहती है। वो या तो आगे बढ़ेगी या पीछे गिर जाएगी। आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं और कैसे इनमें इन्वेस्ट करते हैं। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट बताना चाहूँगा। एक था टेक्स मैकरेल, टिटागढ़ वैगन्स, एचटी मीडिया, एंड्री यूल। मुझे इन कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता था। बस मुझे ये पता है कि टेक्स मैकरेल और टिटागढ़ वैगन्स आपके रेल के डब्बे बनाती है। एचटी मीडिया एक प्रिंट और एडवर्टाइजिंग कंपनी है, लेकिन इनका बिजनेस कैसे चलता है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन मैंने किसी की रिकमेंडेशन देखी और उसमें इन्वेस्ट कर दिया। हुआ क्या फाइनली? मुझे काफ़ी लॉस झेलना पड़ा। और यही हमारे इन्वेस्टर डायलेमा है कि हमें लगता है कि हम दूसरों से उनके रिकमेंडेशन ले लेंगे और रिटर्न कमा लेंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि हमारे पास वो कन्विक्शन नहीं होता है और ना हमने उसमें रिसर्च करी होती है। मान लीजिए आपने रिसर्च कर ली और एक अच्छी कंपनी निकाली, लेकिन उसका फंडामेंटल चेंज हो गया है। आपने वो कंपनी खरीद ली थी, लेकिन आपको लगता है नहीं, वो प्राइस वापस आएगा, वो प्राइस वापस आएगा और मैं अपना पैसा कमा लूँगा। ऐसा ही हमारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में होता है। जो अगली 2 मिस्टेक्स हैं, मैं एक एक या 2 ऐसी कंपनीज़ था जिसके बहुत प्यार में पड़ गया था। बेसिकली टाटा मोटर्स और दूसरी थी सेटिंग क्रेडिट केयर। टाटा मोटर्स इसलिए क्योंकि जब मैंने कोर्स पढ़ा था बिजनेस वैल्यूएशन का, तो हमने वो वैल्यू करी थी और उसकी वैल्यू करीब 600 रुपीज़ पर शेयर आई थी। लेकिन जब मैंने वो स्टॉक खरीदा था तो 600 रुपये से वो 400 रुपये के आसपास था, फिर वो घट के 200 हुआ, फिर वो घट के 150 हुआ, फिर वो 100 से भी नीचे चले गया। फिर भी मैंने उसको बेचा नहीं, मैंने उसको खरीदता रहा। तो मैंने 400 पे खरीदा है, उसे 300 पे खरीदा है और अभी भी मुझे अपना इनिशियल मनी वापस नहीं मिला है। मैंने अभी भी होल्ड कर रखा है और जबकि उसमें जगुआर एंड लैंड रोवर में उसे इतना बड़ा लॉस हुआ था, तब भी मैंने नहीं बेचा। ये बहुत मतलब मैं तो बिल्कुल टाटा मोटर्स के प्यार में पड़ गया, तो मैं उसको छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। दूसरी ऐसी कंपनी सेट इन क्रेडिट की है, वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। तो मैंने सोचा इसमें तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्ट किया है। नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक ने इन्वेस्ट किया था थोड़ा सा, जो उनकी कंट्री का सोवरेन वेल्थ फंड है। तो मैंने सोचा बहुत अच्छे से इन्होंने जज किया होगा। मैंने खुद अंडरस्टैंड नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं प्यार में पड़ गया था। उसमें क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन के बाद उसका बिजनेस अफेक्ट हुआ था क्योंकि माइक्रो फाइनेंस आपको छोटे जिनका अर्निंग्स बहुत कम होती है उनको पैसा देता है। और उनको जब वो पैसा देता है तो वो कैश से ही होता है। जब कैश ही नहीं है तो लोग कैसे पे करेंगे? तो एनपी उसके बहुत बड़े, वो अभी भी मेरे 70% लॉस में है। ये बहुत बड़ा है और अभी भी मैंने ये स्टॉक्स नहीं बेचे हैं। उसके 2-3 रीज़न है कि मैं अभी खरीद बेच नहीं सकता जिस कंपनी में कंपनी रेगुलेशंस के हिसाब से। लेकिन फिर भी ये बहुत सारे इन्वेस्टर को मैंने देखा और मैंने भी बहुत करा है कि ये सो सारे स्टॉक्स थे, जब तक मैं बेच सकता था तब ये बहुत लॉस में थे और मुझे बेच देना चाहिए था। लेकिन मैंने इनको नहीं बेचा क्योंकि मैं सोचता था कि हमेशा अपना मनी वापस ले लूँगा। ऐसा एक स्टॉक यस बैंक पड़ा हुआ है मेरे पास। यस बैंक का जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वैल्यू एक स्टॉक की लगभग 150 रुपये थी। अभी कितनी है? 11 रुपये।
अब सोचो कितना अंतर है, 150 से 11 यानी 90% से भी ज़्यादा का लॉस हुआ था। और वो मैंने उस समय नहीं बेचे, नहीं, ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी, मैं अपना पैसा वापस कमा लूँगा। तो 11 से 150% पहुँचने के लिए उसे 10 गुना रिटर्न देने पड़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है एक बैंक को कमाने के लिए। अभी तक तो मैंने बहुत बड़े-बड़े ब्लंडर जो करे वो मिस किए, लेकिन अभी और भी हैं, जैसे लैक ऑफ पेशेंस। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने कोई स्टॉक ढूँढ लिया और मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई, जैसे अभी दिख रही है कुछ स्मॉल कैप्स में, तो आप वो स्टॉक बेच देते हैं, बोलते हैं, या फिर आपको थोड़ा सा फ़ायदा हुआ, बोलते हैं इतना फ़ायदा हमारे लिए काफ़ी है, जबकि आपने रिसर्च करी थी कि उसमें और फ़ायदा हो सकता है, तो आपने वो स्टॉक बेच दिया। तो लेकिन बाद में जब आप बेच देते तो आप देखते हैं, अरे यार वो तो इतना बढ़ गया। ऐसे ही कुछ ऐसे मेरे स्टॉक थे, जैसे मैंने सीक्वेंट साइंटिफिक ढूंढा था 97 रुपीज़ के आसपास। वो एक अकेला एनिमल एपीआई था, और काफ़ी अच्छा उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट था, पीई भी 7 के आसपास था, तो मैंने वो खरीदा और वो गिर गया 47 पे। अब क्या हो गया, इमोशंस रूल वाला जो तीसरा पॉइंट है इसमें, वो मेरे अंदर आ गया। तो क्या हुआ, मैं डर गया, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 50% का लॉस हो गया। अब 50% का लॉस बहुत है, तो मैंने वो बेच दिया। अभी क्या है, सीक्वेंट साइंटिफिक 200 से ऊपर चल रहा है। अगर मैंने वो होल्ड करा होता तो मैं काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा चुका होता। लेकिन वही है, हम बहुत ही इमोशनल बीइंग्स हैं। तो हम अपने इमोशंस को जब तक काबू में नहीं करेंगे, जब तक हम पेशेंस नहीं बनाएंगे, तब तक हम इक्विटी में रिटर्न कमाना बहुत मुश्किल है। और कभी-कभी हम ये करते हैं, हमें ये स्टॉक पसंद आया, वो स्टॉक पसंद आया, तो हम ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स खरीद लेते हैं। ऐसे ही मेरे पोर्टफोलियो में 29 स्टॉक हो गए। अब 29 स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो आप उनको समझ पाएंगे क्या, उनको पढ़ पाएंगे क्या? इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर कोई क्वार्टरली रिजल्ट देता है, हर कोई क्वार्टरली में इतनी सारी चेंजेस हो जाते हैं, तो हर कंपनी को 3 दिन में एनालाइज करना पड़ेगा। और ये आपका फुल टाइम जॉब तो होगा नहीं, फुल टाइम जॉब तो आप कुछ और कर रहे होंगे, और ये आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं। तो जब आप इतने सारे स्टॉक्स रख लेते हैं, तो आपको उनको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। मेरे उसमें 29 स्टॉक है, मुश्किल से कितने स्टॉक्स देखूंगा, 4 या 5, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और वही है, जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। ये लॉन्ग टर्म गेम है, तो उसको आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, इमोशन को काबू में रखना पड़ेगा। और ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो जिसने इसको मास्टर कर लिया, उसका बहुत अच्छा रिटर्न आएगा अपने आप। अब मैं उसको करेक्ट कैसे कर रहा हूँ? क्या हुआ था, जब ये एलटीसीजी का टैक्स लग गया था, उसके बाद मेरा पोर्टफोलियो लगभग 6-7 महीने में 30-40% गिर गया था। तो मैंने क्या करा, क्योंकि मैंने कुछ भी टेक्निक नहीं लगा के, कुछ भी स्टडी नहीं लगा के इन्वेस्ट किया था, तो मैंने स्टॉक इन्वेस्टिंग बिल्कुल रोक दिया। क्योंकि अब और पैसा डालता, कि अगर मैं और अपना अच्छा पैसा खराब स्टॉक्स में डालता, तो वो और लॉस होता, तो वो मैंने वहीं रोक दिया। अब मैंने क्या करा कि ये मेरा एक ज़िंदगी भर का रिमाइंडर रहे, वो पोर्टफोलियो मेंटेन रखा है, और वो पोर्टफोलियो मैंने एक डीमैट अकाउंट में सेव रख रखा है। अब उससे क्या होगा, कभी भी जब मैं बहुत ऐसा बुल मार्केट आएगा और मैं सोचूंगा कि मैं कुछ गलत ही नहीं कर सकता, तो मैं वो पोर्टफोलियो विजिट करता हूँ और देखता हूँ मैंने क्या क्या गलतियाँ करी, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। और अभी आप देखिएगा कि जब ये मार्केट नीचे जाएगा, कभी ना कभी तो जाएगा, थोड़ा सा भी, तो ऐसे बहुत सारे लोग को ये सीख दोबारा मिलेगी। दूसरा टास्क क्या करा मैंने, फिर मैंने पूरा का पूरा मनी अपना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चालू करा। अब आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड्स मैनेजर भी तो गलती कर सकते हैं, तो आपके पास इसमें ऑप्शन है, आप डायरेक्टली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बहुत कम ही फंड मैनेजर इंडेक्स फंड को आफ्टर द कॉस्ट इंकर्ड बीट कर पाते हैं। तो यानी अगर 40% भी कर पाते हैं, तो आपके पास अच्छा खासा चांस है कि आप डिसेंट रिटर्न कमा लेंगे। तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि हमारी एक ऑफिस जॉब भी होती है, और एक ये इन्वेस्टिंग लाइफ है। तो ये दोनों को जब आप मिक्स कर देते हैं, तो ना आप अपना ऑफिस का काम अच्छे से कर पाएंगे, ना ये इन्वेस्ट अच्छे से कर पाएंगे। तो जब आप अच्छे से इसके बारे में पढ़ लेंगे, तभी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो मैंने अब क्या करा, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना चालू किया।
जब तक मैं इंडस्ट्री नहीं समझूंगा तो उसका एक कंपनी कैसे समझूंगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स एक इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं। एक सप्लाई होगी, उनके बायर कौन है, करंट मार्केट एनवायरनमेंट क्या है। ऐसे भी कभी आपके पास टेलीकॉम इतना अच्छा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट होता है, लेकिन एक बार रिलायंस आ गया जिसने पूरा प्राइस डुबा दिया सारे के सारों का, तो कितना लॉस हो गया। अब ये डुओपोली के आसपास पहुंच गए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये इंडस्ट्रीज रीड कर रहा हूँ, कंपनीज बाद में आएंगी। और जब जितना पैसा मेरे पास सरप्लस आ रहा है मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो वो क्या हो रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट भी आते जा रहा है कि मैं मार्केट का रिटर्न मिस नहीं कर रहा हूँ, और मैं फ्यूचर के लिए रेडी हो रहा हूँ कि जब भी मैं रेडी हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तब मैं एक कॉन्शियस और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकूँ। मैं कहूँगा कि मैं इस बात के लिए लकी था कि जब मुझे ये इतना सारा लॉस हुआ, इतनी सारी गलतियाँ करी, तो मेरा पोर्टफोलियो बहुत छोटा था। तो ऐसे हर कोई इतना लकी नहीं होता है। किसी किसी को कभी भी बियर मार्केट नहीं दिखता इतने सालों बाद, और जब उसका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया होता है तब उसको 30-40% का लॉस होता है। तो ये बहुत ही खराब लगता है उसे। तो अगर आपको ये गलतियाँ अपने इन्वेस्टमेंट कैरियर के स्टार्टिंग में पता चल जाएँ तो आप इसको बहुत सुधार पाएंगे। और ऐसी बहुत सारी गलतियाँ आपने भी करी हो सकती हैं। अगर करी हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और प्लीज़ इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो मेरी जो गलतियाँ हैं वो ना दोहराएं। हाँ, वो अपनी गलतियाँ कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो गलतियाँ कोई दूसरा बंदा कर चुका है उससे सीख के वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बेटर कर सके।